हम लोग हिंदी वर्तनी के विषय में पढ़ रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि वर्तनी के लिए सबसे ज़रूरी है कि उच्चारण सही होना है। हमने कल बताया भी था। जैसे हम ज्ञान बोलते हैं तो ज्ञान ऐसे अब लोग लिख भी देते हैं, ज्ञान इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए ज्ञान है, ज्ञ है, तो ज्ञ नहीं है बल्कि ये ज्ञ है। ये ज और य मिलकर के बना है, इसीलिए इसको हमको ज्ञ बोलना चाहिए, ज्ञ, क्योंकि ज और य मिल करके बना है, इसलिए हमको इसका उच्चारण जो है ज्ञ करना चाहिए। इस तरह से हम बोलने में बहुत अशुद्धियां करते हैं। और जैसे अशुद्धि करने का कारण यह है कि हम लोग बचपन से ही जब से छोटे हुए सबसे पढ़ाया जाता है ज्ञ माने ज्ञानी, तो वही सुनते आए और वही व्यवहार में है। सब लोग उसी तरह से ज्ञान ही बोलते हैं, यज्ञ ही बोलते हैं, तो हम सभी की आदत पड़ी हुई है ज्ञ बोलने की। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, ले रहे हैं, ये भी गलती कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लिखने में हमको ज्ञान लिखना चाहिए, इस तरह से ज्ञान नहीं लिखना चाहिए। कहीं कहीं अब लोग इस तरह से भी ज्ञान लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ी वर्तनी की बहुत बड़ी गलती है। हमको ज्ञान इस तरह से लिखना चाहिए। दूसरी बात, ये जो श का उच्चारण है, श के उच्चारण में भी तीनों श हम लोग सही से नहीं बोलते हैं, इसीलिए उस श के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि स के ऊपर आप ये सोचेंगे कि श बोलने से, स गलत लिखने से, श बोल देंगे अर्थ समझ में आ जा रहा है, फिर उससे क्या अंतर पड़ता है? तो अंतर पड़ता है, क्योंकि आप ये देख लीजिए श से कितना अंतर है। ये सकल शब्द है, सकल, ये रामायण में भी लिखा हुआ है, उसमें सकल शब्द का प्रयोग सकल आया हुआ है, अथवा सकल बोलते हैं। सकल का मतलब होता है संपूर्ण। सकल पदार्थ है जगवाही कर्महीन न पावत नहीं। सकल का मतलब संपूर्ण पदार्थ है। सकल माने संपूर्ण होता है, लेकिन इस श के जगह पे यदि श हो गया, यह हो गया, ये सकल हो गया, बड़ा वाला अगर स हो जाएगा तो अर्थ एकदम सीधे उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इस स का मतलब होता है खंड, टुकड़ा। इस सकल का मतलब टुकड़ा होता है। श बोलने से इतना अंतर है, तो इसलिए हमको कौन सा श है इसके उच्चारण में ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से सकृत है, सकृत माने एक बार, और ये बड़ा वाला स हो गया, सकृत माने बार बार, तो एकदम सीधे उल्टा अर्थ है केवल स बदल जाने से। तो इसीलिए बहुत जगह स बदलने से वो अर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए हमको स के उच्चारण में भी ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे, ये तुरंत सही नहीं होगा, तुरंत आदत में पड़ी हुई है। धीरे 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 करते करते, सुधार करते करते सब लोग करेंगे, धीरे धीरे ये हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। दूसरी बात, हमको व्यंजनों के जो हम संयुक्त रूप लिखते हैं, व्यंजन मिला करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पुष्प, चाहे अच्छा, तो ये कैसे लिखना है? कहीं इस तरह से लिखते हैं, कहीं इस तरह से लिखते हैं, तो मिला करके लिखना है कि अलग अलग लिखना है, ये इस विषय में भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर इसको भी हम सही से नहीं लिखते तो अशुद्धियां हो जाती हैं। व्यंजन मिलाते क्यों हैं उसके विषय में भी हम आपको बता रहे हैं। व्यंजन इसलिए मिलते हैं कि जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो। एक पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, हलोनंतरा संयोगः, तो उसका मतलब होता है कि जब व्यंजनों के बीच में स्वर का व्यवधान न हो, अर्थात दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो, तो वो दोनों व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए तस्य लिखा है अथवा पुष्प लिखा है,
तो यहाँ पे पुष्प में कितने अक्षर हैं? प है, उ है, स है, फिर प है और अ है। इस तरह से पुष्प में इतने 5 अक्षर हैं। तो यहां पर देखिए प के बाद स्वर है उ, स के बाद स्वर नहीं है। यहाँ स और प के बीच में कोई स्वर का व्यवहार नहीं है। यहाँ प के बाद अ है तो प के बाद उ है तो प में उ मिल जाएगा, पू हो जाएगा। स के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए स प आपस में मिल जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, अगर दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है तो वो दोनों व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। तो दोनों आपस में स प मिल जाएगा। हम इसको इस तरह से करके मिला करके लिख देते हैं और प में अ मिल जाता है, प पुष्प। तो ये जैसे तस्य लिखते हैं तो तस्य में स य इस तरह से मिला करके लिखना चाहिए, तस्य। क्यों मिलता है? क्योंकि स य के बीच में कोई स्वर नहीं है। देखिए ये तस्य का स और ये मनस का स दोनों एक ही है। ये इसमें तस्य में कितने अक्षर हैं? तो त है, अ है, स है, य है और अ है। तो स य, ये स और ये स एक ही है, लेकिन स बीच में है इसलिए मिल गया। स बीच में रहता है तो दो व्यंजन रहते हैं तो मिल जाता है। यहाँ पे हलंत इसलिए लिखते हैं क्योंकि लास्ट में है, इसके बाद कोई अक्षर है नहीं, इसीलिए इसको आधा लिखते हैं। हमारे यहाँ परंपरा लिखने की ऐसी नहीं है कि आधा लिख करके इसे छोड़ दे। इस तरह परंपरा नहीं है कि ऐसे 100 को आधा लिख दे और छोड़ दे, ऐसा नहीं है। इसलिए 100 को पूरा लिख करके हलंत कर देते हैं। इसका मतलब यही है, हलंत करने का मतलब यही होता है कि इसमें स्वर नहीं है, ये दिखाने के लिए ही हलंत किया जाता है। 9 को हलंत नहीं किया गया, इसका मतलब 9 में अ है। म में नहीं किया गया, इसका मतलब म में अ है। ये हमने पहले बताया था जब वर्णमाला का परिचय दे रहे थे, तो उस समय हमने ये बताया था। तो ये आप, हमको लगता है आप लोग जान गए होंगे कि अब मिला करके लिखते क्यों हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि दो व्यंजनों के बीच में अगर कोई स्वर नहीं है तो दोनों व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। अब मिलाने का क्या क्या तरीका है, क्यों इस तरह से लिखते हैं, उसके संबंध में हम आपको कैसे लिखा जाए उसके विषय में, वर्तनी में कैसे सुधार हो उसके विषय में हम आपको एक उपाय बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि व्यंजनों को लिखने के तरीके के अनुसार, लिखने का जो तरीका है व्यंजनों का, उसके अनुसार व्यंजनों को व्यंजन 3 प्रकार के 3 भेदों में बांट सकते हैं जो लिखने के तरीके हैं। पहला भेद है क्या कि जिसमें खड़ी पाई होती है, ऐसे व्यंजन जिसमें लास्ट में खड़ी पाई होती है, ऐसे व्यंजन जैसे ग, ख, च, ज, त, ये सब ऐसे व्यंजन हैं जिसमें सब में लास्ट में देखिए पाई है। एक भेद तो ये हो गया। एक ऐसे भी व्यंजन होते हैं जिसमें बीच में खड़ी पाई है जो है बीच में रहती है, जैसे क, फ, फ इत्यादि ऐसे व्यंजन हैं जिसमें पाई जो है खड़ी वाली इस तरह से, फ ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि ये पाई जो है बीच में है। तो ये इस तरह के व्यंजन है जिसमें पाई जो है, कुछ इस तरह के व्यंजन होते हैं जिसमें पाई जो है बीच में होती है। तीसरे ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें पाई होती ही नहीं है। तीसरे ऐसे व्यंजन है जिसमें पाई नहीं है, जैसे
क्या कहते हैं, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ख ख ग घ में भी है। तो तो इस तरह के जो व्यंजन हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें पाई नहीं होती है। तो इन व्यंजनों को द हो गया, इन व्यंजनों को उसी अनुसार जैसे इनके भेद है उसी अनुसार इनको संयुक्त कर जब करते हैं, मिलाते हैं तो लिखते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, जो क्या करते हैं लास्ट में जो पाई है उन व्यंजनों को कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए ये जो पाई है उसी को हटा देते हैं। ये जो लास्ट में पाई है उसी को हटा करके संयुक्त करते हैं। जैसे ग को लिखना है तो मग्न लिखते हैं, तो देखिए लास्ट में जो पाई है वो हट गई, तो आधा उसको इस तरह से हटा करके संयुक्त करते हैं। इसमें भी ख लिखेंगे तो लास्ट में पाई हटा देंगे, च लिखेंगे तो इसमें भी पाई हटा देंगे, ज लिखेंगे तो उसमें भी पाई, केवल इतना ही लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। जैसे मज्जन तो यहाँ पे पाई हटा दिया, ये तो में भी ये पाई हटा देंगे। तो जो आप ये लिखने का तरीका है, देखिए कि जो हम इनको जब इन व्यंजनों को हम जब संयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें हमको पाई ही लास्ट वाली हटा देते हैं, वो आधा मान लिया जाता है, उसको संयुक्त कर देते हैं आधा हटा करके। ये जो लास्ट वाले पाई वाले हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो लास्ट में पाई वाला है उसमें से पाई हटा देंगे, इस तरह से करके संयुक्त करते हैं। दूसरा है ये जो क्या कहते हैं बीच वाले हैं, उसमें पाई नहीं हटाते हैं, बल्कि जो लास्ट में जो अक्षर है, लास्ट में उस अक्षर में जो बना हुआ है उसी चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे कौन को कर लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे, फ को लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे। उसी तरह से लास्ट में जो बीच में जो है उसको इस तरह से लिखते हैं, उसमें पाई नहीं हटाते हैं। जो ये जो व्यंजन है जिसमें पाई है ही नहीं है, ऐसे व्यंजनों को हम हमेशा हमको हलंत करके लिखना चाहिए। ऐसे व्यंजनों को हलंत बीच में आए तो इनको हलंत कर देना चाहिए। जैसे मट्ठा ऐसे लिखना चाहिए, विद्या ऐसे लिखना चाहिए। इन व्यंजनों को हलंत करके लिखना चाहिए जो लास्ट में आए, तो ये लिखने का तरीका है। हमको इस तरह से हिंदी में लिखना चाहिए, ये तरीका है। एक तो ये है कि संयुक्त व्यंजन कैसे लिखें, तो उसके विषय में इसमें कई लोग कई तरीके के लिखते हैं। तो इसमें सबसे सही उपाय आजकल जो माना गया है कि इसी तरह का हमको व्यंजनों को लिखना चाहिए। दूसरा है, एक तो ये भेद हो गया कि व्यंजनों का ये पहला भेद है इसका, ये है व्यंजनों का संयुक्त रूप। व्यंजनों का संयुक्त रूप किस तरह से होना चाहिए, तो वो आपको अभी बताया गया, ठीक है। दूसरा भेद, हम दूसरा लिखने का तरीका बता रहे हैं, विभक्ति के जो चिन्ह हैं उनको कैसे लिखना चाहिए। एक और व्यंजन है संयुक्त रूप में, एक और व्यंजन आपको बताना है, र। र भी ऐसा है जिसमें पाई नहीं है। र भी ऐसा व्यंजन है जिसमें पाई न पहले है, न बाद में है, न बीच में है, कहीं पाई नहीं है। र को कैसे लिखना है, अगर ए आ जाए, अगर र आ जाता है तो इसको कैसे लिखना चाहिए, र को। तो जो अब र को संयुक्त करना हो तो कैसे लिखना चाहिए, तो इसके लिए र के लिए एक विशेष चीज है, र एक विशेष अक्षर है,
एक ये समझिए आप कि सभी अक्षरों से र एक विशेष अक्षर है। सबसे पहले तो र में जो कार प्रत्यय होता है, कार प्रत्यय, वर्णों से जो कार प्रत्यय होता है, कार प्रत्यय, वह र में नहीं होता है। जैसे अ से अकार लिखते हैं, अकार माने अ, इकार, ककार, गकार, ऐसे जो वर्णों से हम कार प्रत्यय करते हैं वो हम र से नहीं कर सकते। र को अगर आप रकार लिखते हैं तो ये अशुद्ध है, इसको ये रकार नहीं लिख सकते हम। रकार से कार प्रत्यय नहीं होता है, रकार र से इफ प्रत्यय होता है, र से इफ प्रत्यय होता है, इफ प्रत्यय। तो क्या बनता है, रेफ। र को रकार नहीं बोलना चाहिए, र को रेफ बोलना चाहिए। जैसे अकार लिख कहते हैं उसी तरह अकारांत कहते हैं तो उसी तरह रेफांत कहना चाहिए। र अंत में तो रेफांत, रकारांत हम नहीं बोल सकते। रकारांत बोलते हैं तो गलत है। जैसे अकारांत शब्द कहते हैं उसी तरह रकारांत नहीं कह सकते, रेफांत कहना चाहिए। ये कहने का मतलब है, मतलब सभी वर्णों से कार प्रत्यय होता है, कार लगा सकते हैं लेकिन र में नहीं लगा सकते। इस चीज का ध्यान देना। दूसरा, र को जब र में स्वर नहीं रहेगा, र को संयुक्त करना रहेगा तो र हमेशा जिसमें स्वर नहीं रहेगा ऊपर चला जाता है, वो नीचे नहीं रहता है। जैसे कर ड़, ऐसे है कर ड़। तो यहाँ पे र जो है न इसमें संयुक्त होगा न इसमें संयुक्त होगा। अगर इसमें स्वर नहीं है र में तो र ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक ऊपर चला जाएगा। इसे मतलब कहीं भी अगर र लिखते हैं जल तो र हमेशा ऊपर चला जाता है। जल तुम्बिका न्यायेन रेफस ऊर्ध्वगमनम। जैसे कहा जाता है कि उल्टी गगरी, अगर गगरी हो, मिट्टी का घड़ा हो और उसको जो है उल्टा करके पानी में डुबाया जाए तो वो डूबेगा नहीं, ऊपर भगेगा। उसी तरह से जिस र में स्वर नहीं रहता वह र नीचे रह ही नहीं सकता, वह हमेशा ऊपर रहेगा। जल तुम्बी क्या न्याय न, जल तुम्बी मतलब मिट्टी का घड़ा जैसे नीचे नहीं जा सकता उल्टा करने पर, उसी तरह ऊपर जाता है। उसी तरह जिस र में स्वर नहीं है वो हमेशा ऊपर रहेगा। र को नीचे नहीं लिखना है, अगर स्वर नहीं है तो हमेशा ऊपर लिखना है। हाँ, कहीं कहीं आप लोग ये देखते हैं जैसे प्र लिखा है तो इसमें आप ये समझते हैं कि र आधा है, प्र में र आधा है ऐसा समझते हैं, ये गलत है। प्र में प आधा है, प्र में प आधा है, ऐसे है, प्र ऐसे है। लेकिन हम लिखने का तरीका हो गया है कि हम ऐसे र को लिख देते हैं तो हम समझते हैं आधा र लगा दिए, बल्कि प आधा है। अंग्रेजी भी लिखते हैं तो PRA, इसका लिखते हैं PRA, मतलब आर के बाद ए है, आर में स्वर है। तो र को ज्यादा हम बोल रहे हैं, तो र को ज्यादा बोल रहे हैं। उसी तरह से त्र लिखते हैं, त्र, तो हमको ऐसा लगता है कि हम त को पूरा लिखे हैं, र आधा लिखे हैं। एक आप ये भूल है, ये र आधा यहाँ नहीं है, यहाँ पे त आधा है, TRA, तो त आधा है, र आधा नहीं है। अगर र आधा होता तो ऊपर जाता, ऊपर नहीं गया इसका मतलब र पूरा है। ये हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे ट्र लिखते हैं, ट्रक, तो इसमें भी लगता है कि र आधा है, उसमें आधा र लगा हुआ है ट्रक में, ऐसा नहीं है, ट आधा है। ट भले लिखे हैं पूरा, हमारे लिखने का तरीका है, लेकिन र पूरा है, ट्रक। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देना है लिखते समय कि इस तरह से हमको वर्णों को लिखना है जिससे कि गलती न हो। हमको पता होना चाहिए कि लिख रहे हैं, ट्रक लिख रहे हैं तो ट आधा है कि र आधा है। ये सब अंग्रेजी में लिखते हैं PRA, प्रेम लिखते हैं, PREM लिखते हैं, लेकिन हम समझते, अक्सर लोग ये समझते हैं कि प्र लिख रहे हैं तो र आधा है, ऐसा नहीं है। प्रेम बोलते हैं तो रे बोलते हैं, र में ए है, प में ए नहीं है। प में ए कर देंगे तो पेड़ में हो जाएगा,
प में एक रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेर्म, तो वो पेर्म हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। र में ए है, ये ध्यान देना है। और भी इसके उदाहरण हैं, व्रत है, व्रत आदि शब्द हैं। और स्व में जब र रहता है इस तरह जैसे लिखते हैं, लेकिन इस वाले स्व में अगर र रहेगा, इस वाले स्व में, इस वाले स्व के साथ अगर र है तो हमको लिखने का हमारे यहाँ ये तरीका है, हमको इस तरह से लिखना चाहिए। ये वाला स्व हमारे यहाँ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से स्र। अब ये वाला स्र रहे, जैसे श्रेणी, जैसे श्रेणी हो गया, श्रवण हो गया, तो हमको इस तरह से समझना चाहिए कि इन वाले ये वाला स्व जो है इनको इस तरह से लिखना चाहिए। इस स्व में यही स्व है, यही तालव्य स्व है और स्व है और र है, स्व र मिलकर के स्व बनता है। तो ये समझना चाहिए कि लिखने का तरीका, इस स्व को जब र मिलता है तो इस तरह का लिखने का तरीका है, इस तरह हमारे यहाँ लिखने की परंपरा है, इस तरह लिखते हैं। ठीक है। और एक इसकी स्व की बात चल रही है, तो एक अक्षर है श्रृंगार, लिखते हैं लोग, तो उसको ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि श्री में र लगाने की जरूरत नहीं है। स्व में जब री लगा तो हमेशा अपने आप श्री हो गया। जैसे क में री लगता है तो क्री हो जाता है, उसी तरह स्व में री लगा तो श्री हो गया। तो इसी तरह से श्रृंगार ऐसे होता है, लेकिन इस स्व को ऐसे लिखते हैं हम श्रृंगार, इस तरह से हमको श्रृंगार लिखना चाहिए। इसमें र नहीं लगाना है, क्योंकि री की मात्रा लगी तो री अपने आप हो गया श्री, री की मात्रा लग गई तो श्री हो गया, श्रृंगार ऐसे है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना चाहिए। अब जो विभक्ति के चिन्ह हैं, विभक्ति के चिन्ह, उनको किस तरह से, चिन्हों को किस तरह से वर्तनी में लिखना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति के चिन्ह में जैसे ने है कर्ता का, को है, से है, के लिए है, ये आप लोग जानते होंगे। कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का को है, से तृतीया का चिन्ह है, के लिए पंचमी का, चतुर्थी का चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह होते हैं इनको कैसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए आप इस तरह से ये कर सकते हैं कि इन विभक्ति के चिन्हों को संज्ञा शब्दों से अलग लिखना चाहिए। जो संज्ञा शब्द हैं, जैसे मोहन को, तो ऐसे अलग लिखना चाहिए। लेकिन जैसे मोहन ने, तो अलग लिखना है। लेकिन अगर संज्ञा के साथ अलग लिखना चाहिए। संज्ञा जो शब्द होते हैं, चाहे वो कोई भी संज्ञा हो, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, चाहे जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे भाववाचक संज्ञाओं से अलग लिखना चाहिए। और दूसरा जो सर्वनाम होता है, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, अभी बात चल रही गई संज्ञा सर्वनाम की, तो हम बहुत संक्षेप में आपको संज्ञा सर्वनाम बता दें, आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संज्ञा का मतलब होता है समज्ञा, सम्यक प्रकार से, ज्ञो माने जानना, सम्यक रूप से किसी चीज को जाने, उसकी वह संज्ञा है। जिस शब्द से किसी चीज को जाना जाए, किसी वस्तु को जाना जाए, किसी व्यक्ति को जाना जाए, किसी स्थान को जाना जाए, उसकी वह संज्ञा है। जैसे हम दूध कहते हैं,
दूध कहने से तुरंत हमारे आंखों के सामने दूध सफेद सफेद होता है, पिया जाता है, चाय बनता है, मिठाई बनता है, गाय से भैंस से निकलता है। ये सारी चीजें हमारे सामने उस दूध के संबंध में जो भी चीजें हैं हमारी आंखों के सामने नाचने लगती हैं। दूध कहने से दूध को अच्छे तरीके से हम जान गए, तो दूध कहने से उसकी वो संज्ञा है, उस वस्तु की वो जो दूध है उसकी वो संज्ञा है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी कह देने से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके संबंध में सारी चीजें हमको जानकारी हो गई। तो उस नरेंद्र मोदी शब्द से उस व्यक्ति को जानते हैं, तो उनकी उस व्यक्ति की संज्ञा नरेंद्र मोदी है। तो ये मतलब संज्ञा होती। संज्ञा माने सम्यक रूप से, ज्ञ माने जानना, संज्ञा 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 बोलना चाहिए। संज्ञा भी बोलते हैं तो गलत बोल रहे हैं, कि हमारी भी आदत है ज्ञ बोलने की ही, तो इस तरह बोलना चाहिए संज्ञा संज्ञा। तो संज्ञा से इन सब चीजों को संज्ञा माने जिससे जिस चीज को जानते हैं उसकी वह संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम। अभी सर्वनाम की बात कर रहे थे। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब भी होता है, सर्व माने होता है सबका, सर्व माने सबका, नाम माने नाम, जो सबका नाम है, नाम माने वही संज्ञा जो सबके लिए प्रयुक्त होती है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह गिलास है, यह विनोद है, यह घर है, यह सबके लिए प्रयोग हो रहा है। यह टीवी है, यह पेन है, यह बोर्ड है, ऐसा यह सबके लिए प्रयोग हो रहा है, सबका नाम है, सबके लिए यह प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है और जो सबके लिए प्रयोग हो सकता है, यह वह, ये सब जो चीजें हैं सर्वनाम है। तो आप लोग समझ गए होंगे संज्ञा सर्वनाम, बस इतने से ही। हाँ, तो आपने जाना कि विभक्ति के चिन्हों को संज्ञा से अलग करके लिखना चाहिए, लेकिन सर्वनाम के साथ लिखना चाहिए। जो सर्वनाम होते हैं उनके साथ लिखना चाहिए। जैसे आपको, आपने, उसने, आप, उसको, ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब इन विभक्ति के चिन्हों को संज्ञा से अलग लिखना चाहिए, सर्वनाम के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, अब आज हो गया, बाकी जो है बाकी की चीजें कल पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।